नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, जिसको हम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, जब हम इस बिंदु को पढ़ रहे होते हैं कक्षा में, तब जाकर इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये बाल केंद्रित पाठ्यचर्या यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है उसके बारे में बात करेंगे। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा करिकुलम, ऐसी पाठ्यचर्या जिसके केंद्र में कौन हो, जिसके केंद्र में बालक हो, जिसके केंद्र में विद्यार्थी हो। बात समझ पाए? जिसके केंद्र में विद्यार्थी हो। अब केंद्र में विद्यार्थी हो का मतलब क्या हुआ कि अर्थात इसका निर्माण विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। जब बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, या आप ये कहें कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के संदर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है, इस फैक्ट को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सीखते हैं। जिस तरह से वयस्क अधिगम कर सकते हैं, वयस्क सीख सकते हैं, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि बच्चे भी उसी तरह से सीखें। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है जब बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इसके संदर्भ में इस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरीके से सीखते हैं। यहां जॉन डीवी का एक विचार है, उसको हम ध्यान रखेंगे। जैसे जॉन डीवी ने क्या कहा, आप बहुत विस्तार से जॉन डीवी के बारे में पढ़ते हैं प्रगतिशील शिक्षा जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक शिक्षा थी उसका एकदम काया पलट कर दिया था जॉन डीवी के विचारों ने। बात समझ पाए? तो जॉन डीवी के विचार क्या थे? जॉन डीवी ने कहा कि जो पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के, जो विद्यार्थियों के, जो उनके आंतरिक मूल्य हैं उनसे मेल खाती हो, उनसे संबंध रखती हो। बात समझ पाए? इसलिए जॉन डीवी स्वप्रेरणा पर बल देते हैं। स्वप्रेरणा का मतलब क्या हुआ कि भाई वो खुद से सीखना चाहे बालक यानी कि इच्छा शक्ति वाली बात आ गई। जैसे मैंने कई बार आपसे कक्षा में भी कहा है कि जिस बालक की अधिगम करने की इच्छा शक्ति है, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको अधिगम करने से नहीं रोक सकती। और जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक इसका विपरीत कर लीजिए, उसको कोई भी नहीं सिखा सकता, उसको कोई विद्वान से विद्वान शिक्षक हो उसको नहीं सिखा सकते, यानी कि इच्छा शक्ति। वही बात जॉन डीवी भी कहते हैं। तो जॉन डीवी का एक विचार आपको जो ध्यान रखना है कि जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या में वही होना चाहिए जो विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यों से संबद्ध हो। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को वही सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो वे अपने स्वयं के अनुभव के सापेक्ष कर सकते हैं। अनुभव के सापेक्ष कर सकते हैं। बात समझ आ गई? यानी कि यदि इनका जो एक दूसरा कथन है जॉन डीवी का कि स्वप्रेरणा ही प्रभावी शिक्षा की कुंजी है। अब स्वप्रेरणा का मतलब क्या हुआ कि बच्चा स्वयं से प्रेरित हो, बच्चे को कोई बाहरी कारक ना हो प्रेरित करने के लिए। यहाँ शिक्षक से मतलब हो जाएगा कि शिक्षक हो गया, या अभिभावक हो गए, या उसका जो समाज है, आस पड़ोस है, वो हो गए। या आप ये समझ लीजिए कि बच्चे के ऊपर कोई चीज थोपी ना जाए कि आपको ये पढ़ना है, ये सब चीज नहीं। बात समझ पाए? जैसे जॉन डीवी ने, आप एक बिंदु लिख लेंगे, क्या कहा? जॉन डीवी ने कहा कि स्वप्रेरणा ही प्रभावी शिक्षा की कुंजी है।
स्वप्रेरणा ही प्रभावी शिक्षा की कुंजी है। अब ये जो प्रभावी शिक्षा है, प्रभावी शिक्षा का मतलब हुआ कि ऐसी शिक्षा जिसका वो अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर पाए। ऐसा अधिगम बालक के द्वारा अधिगम जो किया जाएगा उसका अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसका प्रयोग वो अपने वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कर पाए। बात समझ पाए? यही बात यहां भी है कि वही सीखने को प्रेरित करना चाहिए जो अपने वो स्वयं के अनुभव के सापेक्ष कर सके। भाई जो वो जीवन में अनुभव करेगा, जीवन से भी तो उसको सीखने को मिलेगा, तो अपने जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग कर पाए। बात समझ पाए? यही विचार जो थे जॉन डीवी के, इन्होंने ही पारंपरिक शिक्षा का आप ये कह लीजिए कायाकल्प कर दिया, एकदम परिवर्तन ला दिया पारंपरिक शिक्षा में जॉन डीवी के विचारों ने। जो जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा को लेकर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर जो विचार थे, जैसे वो एकदम बालक को स्वतंत्र रखने पर बल देते थे कि बालक स्वतंत्र होना चाहिए, बालक जिस विधि से सीखे वही विधि उत्तम है। जिस विधि से भी बालक ज्ञान प्राप्त कर ले, उसका अधिगम वास्तविक अधिगम हो, वही विधि उत्तम है। और बालक को क्या सिखाना चाहिए? उसको वही सिखाना चाहिए जो उसके जीवन में काम आए, जिस ज्ञान का प्रयोग वो अपने वास्तविक, अपने व्यवहारिक जीवन में कर पाए। बात समझ पाए? अब इस आधार पर यदि हम कुछ बिंदु डेराइव करें कि भाई जो हम बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की क्या विशेषताएं होती हैं, यहीं से बिंदु डेराइव हो जाएगा। तो एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं। पाठ्यचर्या की विशेषताएं। अब कोई अलग से नहीं, जितने बिंदु आप स्वयं अपने स्तर पर डेराइव कर सकते हैं, जितने आपके खुद के मौलिक विचार बन सकते हैं, उन्हीं बिंदुओं को लेकर बात करते हैं। और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो केवल समझबूझ बनानी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को लेकर। जैसे हम कहें एक विशेषता क्या हो सकती है, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भाई बाल केंद्रित पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की रुचियों के अनुरूप हो, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो, और जो बच्चों की क्षमताओं के इर्द गिर्द हो। जो बच्चे की मानसिक क्षमता है, जो बच्चे की मानसिक योग्यता है, उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो एक विशेषता हम सहज ही क्या कह देंगे कि यह है बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के इर्द गिर्द केंद्रित होती है, केंद्रित होती है। अब यहीं से आप देखिए, जो बालक की रुचियां होंगी, इन्हीं रुचियों के आधार पर उसकी आवश्यकताएं बनेंगी कि उसकी शिक्षा से क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी शिक्षा को लेकर क्या मांग है, क्या जरूरतें हैं, उसकी रुचियों से तय होंगी। और यहीं उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि बालक की मानसिक क्षमताओं में, उसकी मानसिक योग्यताओं में उसका कोई, आप ये कह लीजिए, इंटरफेयर या उसका कोई कारण नहीं है। जैसे बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं, जो उसको जन्मजात मिली हैं, मानसिक योग्यता उसके पास है, जन्मजात उसको प्राप्त हुई है, कुछ बुद्धि, कुछ इंटेलिजेंस तो उसके पास है ही, तो वो जन्मजात है। जैसे हम बात कर लेंगे, जैसे हमने कई बार बात की है कि प्रखर बुद्धि के माता पिता की संतान प्रखर बुद्धि की, ये हम बात करते हैं जब बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे होते हैं, वहां भी बात समझ पाए। जब मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि भाई बुद्धि कैसे काम करती है, बुद्धि के स्वरूप क्या है, तो उसको लेकर जो उन्होंने प्रयोग परीक्षण किए, वहां से कुछ निष्कर्ष निकले, उन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहा गया। बिंदु स्पष्ट है? तो उसमें आपको कक्षा में बहुत विस्तार से पढ़ना है, मानसिक योग्यताओं के बारे में, मानसिक क्षमताओं के बारे में। बात समझ पाए? बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं, जो उसको माता पिता से प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में हम वंशानुक्रम वाले बिंदु में पढ़ते हैं। जो आनुवंशिक वाला बिंदु है उसमें हम उसको पढ़ रहे होते हैं, जब हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे होते हैं।
बात समझ पाए आप यहां तक की? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषता यदि हम डेराइव करें तो एक बिंदु हम ये कह सकते हैं ना सहज ही कि वो बच्चों की रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होती है, जो उनकी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को केंद्र में रखती है। बात समझ पाए होंगे। दूसरी विशेषता हम क्या डेराइव कर सकते हैं सहज ही कि ये जैसे प्रश्न पूछना हो, यानी कि बच्चों को सक्रिय करना है ना, बच्चों को सक्रिय करना है, सरल से सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करनी है। आप ये भी कह सकते हैं कि सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती है, सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, बच्चों को सूचना एकत्रित करने में, बच्चों को समस्या का समाधान स्वयं खोजने में, स्वयं से समस्या के समाधान तक पहुंचे, बच्चों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती। तभी तो जब बालक स्वयं से अपनी जिज्ञासा से अपने किसी प्रश्न का उत्तर खोजेगा, जो समस्या बालक के सामने है वो उस समस्या के समाधान तक स्वयं पहुंचेगा, तो ऐसे में उसके द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा। ऐसे में उसके द्वारा किया गया अधिगम दीर्घकालीन अधिगम होगा। हम क्यों ये बात करते हैं कि जो वर्तमान में समाजशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, उनके सामने चिंता का विषय है जो हम आईसीटी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आईसीटी के बढ़ते प्रयोग से समाजशास्त्रियों के सामने, मनोवैज्ञानिकों के सामने चिंता क्यों आ गई? क्योंकि इससे हमारी स्मृति क्षीण होती जा रही है। आप अपना अनुभव सोच लीजिए, हम क्या करते हैं, यदि हमें कोई तथ्य याद नहीं आया, हम किसी कोई भी तथ्य, किसी खिलाड़ी के बारे में, किसी फिल्म के बारे में, अपनी पाठ के बारे में, इतिहास के किसी बिंदु को लेकर हम याद कर रहे हो, हमें याद नहीं आ रहा, हम तुरंत गूगल पे जाते हैं, हम तुरंत गूगल पे जाते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में किया गया अधिगम दीर्घकालीन नहीं होता, हमें कुछ समय बाद वो फिर भूल जाएगा। बात समझ पाए? तो ये चिंता है। जबकि यहां किस बात पर बल है कि जैसे जो बच्चों की खोजी प्रवृत्ति है या बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे ने यदि अपनी जिज्ञासावश कोई प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न के समाधान तक बच्चा स्वयं पहुंचे, इस स्तर तक उसको तैयार किया जाता है। शिक्षकों की भूमिका यहां भी है। बात समझ पाए? जब बच्चा अपनी समस्या के समाधान तक स्वयं पहुंचता है तो उसके अंदर एक तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, दूसरा जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने अपनी इस प्रश्न का जवाब स्वयं खोज लिया, तो वो अन्य चीजों के बारे में भी, यानी कि उसकी जो ये खोजने वाली प्रवृत्ति है ये प्रोत्साहित होती है। वो स्वयं से समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। बात समझ पाए? दूसरा बिंदु जो सहज इसका एक परिणाम और होता है कि बच्चे के द्वारा ऐसे में जो अधिगम किया जाता है, जैसे वो किसी प्रश्न को खोज रहा था, उसका उत्तर खोज रहा था, नहीं मिल रहा, उसने बहुत समय लगाया, उसमें बहुत श्रम किया, लेकिन अंततः क्या हुआ कि उसे उसका उत्तर मिल गया। तो ऐसे में उसके द्वारा किया गया जो अधिगम है ये दीर्घकालीन होगा, ये वास्तविक अधिगम कहलाएगा, ये प्रभावी अधिगम कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या के बारे में आप एक बिंदु ये लिख लेते हैं कि यह एक तो प्रश्न पूछना, दूसरा आप कह सकते हैं कि सूचना एकत्र करना, समस्या प्रस्तुत करना, इसमें आप कह सकते हैं प्रयोग करना, प्रयोग करना, सहायक सामग्री तैयार करना आदि में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। बात समझ आ गई? यानी कि बालक का जो नैसर्गिक विकास है, जो प्राकृतिक विकास है, जो बालक का स्वाभाविक विकास है,
उसको बालक के द्वारा ही जो नैसर्गिक गतिविधियां हैं, जो बालक की प्राकृतिक या आप कह लीजिए जो बालक की स्वाभाविक गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से ही सहज विकास को प्रोत्साहित करती है। बिंदु स्पष्ट हुआ। आप देखते होंगे कि जो नई जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं, आप उनमें पाएंगे कि आपको हर पाठ के बाद में गतिविधियां दी गई होंगी। जैसे कई पुस्तकों में लिखा मिलता है कि आओ करके सीखें, या कई पुस्तकों में लिखा मिलता है कि गतिविधियां, कि भाई जो बालकों के द्वारा गतिविधियां की जाएंगी, क्योंकि ये जो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है, इसी के आधार पर बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होगा। जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें होंगी अर्थात वो कैसी होंगी कि भाई सरल भाषा में जो सामग्री को प्रस्तुत करती हो। प्रस्तुतिकरण कैसा होगा? सरल होगा, सहज होगा, जिसको बालक आसानी से समझ पाए, बात समझ पाए। तो उसमें जो गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों को करके बालक सीखेगा। ऐसे में बालक के द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा, और यही प्रगतिशील शिक्षा का मूल ध्येय भी है। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल ध्येय भी तो यही है कि बालक जो अधिगम करे, बालक जो ज्ञान प्राप्त करे, वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करे, उसका प्रयोग वो अपने जीवन में कर पाए, अपने वास्तविक जीवन में कर पाए। बिंदु स्पष्ट हुआ। तो हम और विशेषताओं में और क्या बिंदु डेराइव कर सकते हैं? जैसे एक बात तो हमने की कि जो नैसर्गिक विकास है, उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि यह बच्चों की नैसर्गिक गतिविधियों और सहज विकास को प्रोत्साहित करती है, चरित्र निर्माण वाला भी एक बिंदु आप ये कह सकते हैं कि यह विभिन्न चरणों में बच्चों के चारित्रिक विकास के अनुसार पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल देती है। विभिन्न चरणों में बच्चों के चारित्रिक विकास के अनुसार पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल देती है। अब आप पाएंगे कि आप यदि अपने मौलिक विचारों का विकास करें, तो आप यहीं से जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें होंगी, उनकी विशेषताओं को समझ पाएंगे कि भाई फिर बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होंगी। जैसे हम ये कहें कि बालक केंद्र में रखना है, गतिविधियों के माध्यम से जो स्वाभाविक जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से ही बालक का जो सहज विकास है उसको प्रोत्साहित करती है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। तो यानी कि जो पुस्तकें होंगी उनमें क्या होगा, उनमें सूचनाएं अधिक होंगी या सूचनाएं कम होंगी? तो उनमें कम सूचनाएं होंगी, और बाल केंद्रित गतिविधियां अधिक होंगी। तो गतिविधियों के साथ साथ में क्या होगा, बालक उन गतिविधियों को करके सीखेगा। भाषा कैसी होगी? आप कहेंगे कि एकदम सरल भाषा होगी, एकदम सहज भाषा होगी, जिसको बालक आसानी से समझ पाएगा। तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण कैसा होगा? आप कहेंगे सरल भाषा में होगा, यानी कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान के निर्माण को बढ़ाने में, स्वयं से चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगी जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें होंगी। बात समझ पा रहे हैं? तो आप यहां से बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की जो विशेषताएं हैं, उनसे बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं को डराइव कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें क्या करेंगी, अब भारत विविधताओं का देश है, तो जो देश की विविधता है ये उसको शामिल करेंगी, सूचनाएं कम रखेंगी, बालकों के लिए गतिविधियां अधिक होंगी, गतिविधियों के माध्यम से बालक सीखेगा। क्योंकि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या क्या करती है, जो प्रयोग है उसको प्रोत्साहित करती है कि बालक स्वयं प्रयोग करके सीखे। तो पाठ्य पुस्तकों में क्या होगा कि बच्चों के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियां हैं वो गतिविधियां अधिक रहेंगी, सूचनाएं कम रहेंगी, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होगी, कार्य करने के लिए बालक को अवसर दिए जाएंगे।
समान अवसर होंगे, बालक स्वतंत्र होगा। आप यहाँ आईसीटी वाली बात भी लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं वो आईसीटी को स्थान देने का भी प्रयास करती हैं। आईसीटी को स्थान देंगे, इसका अर्थ क्या होगा कि बालक तकनीकों के माध्यम से भी सीखे, बालक तकनीकों के प्रयोग को लेकर भी सहज हो। आप ये कह सकते हैं, एक बिंदु ये भी डराइव कर सकते हैं कि सरल से सरल भाषा में सामग्री का प्रस्तुतिकरण करती हैं जो बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं। बात समझ पाए आसानी से? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को लेकर आपको सामान्य समझबूझ हुई होगी, आपके विचारों का विकास हुआ होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज वाली कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।